हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी। और आज की ये जो क्लास है हमारी, ये कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए की गई है कि जो मोस्ट कॉमनली क्या आ रहे हैं, इश्यूज़ आ रहे हैं। हर स्टूडेंट से मोस्टली मुझे यही कॉमन डाउट सुनने को मिला है कि हाँ, इंग्लिश कहाँ से कवर करनी है, जीएस कहाँ से कवर करनी है, जीएस में हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ेंगे, ईडियम्स जो हम कर रहे हैं क्या इतने सफिशिएंट हैं या नहीं है, ज्योग्राफी कहाँ से करेंगे, हिस्ट्री कैसे करें, पॉलिटी कैसे करें, मैथ्स कहाँ से कवर करेंगे, रीजनिंग कहाँ से कवर करेंगे और क्या इतना सफिशिएंट है। तो इन्हीं कॉमन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आज का ये क्लास मैंने लिया है, जिसमें कि ये सारे जितने भी डाउट्स हैं आपके, इन सभी को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या कि एग्ज़ाम है आपका किसका, एफ कैट का। ठीक है, और जब बात करेंगे हम एफ कैट के एग्ज़ाम की, तो इसमें 4 कॉमन चीज़ें आपकी आती हैं। कौन कौन सी आती हैं देखो, फर्स्ट हुआ आपका इंग्लिश आएगा, आपका मैथ्स आएगा, जीएस आएगा और रीजनिंग आएगा। ठीक है, नंबर का डिवाइडेशन देखेंगे तो इस बार के अकॉर्डिंग जीएस 25 की, मैथ्स 20 की, रीजनिंग आपकी 25 की, 30 की। ठीक है, ये क्या था, आपका नंबर का डिवीज़न था कि कौन सा नंबर कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से आपके आए थे। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश से, मींस इंग्लिश का वेटेज सबसे ज़्यादा हो गया था। अब प्रॉब्लम ये है कि हर एक स्टूडेंट का हर एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको हर एक सब्जेक्ट का एवरेज नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में एकदम महारत नहीं हासिल करनी है, आपको एवरेज नॉलेज होना चाहिए। किसका, इंग्लिश का, मैथ्स का, जीएस का और रीजनिंग का। अगर देखा जाएगा तो रीजनिंग और जीएस 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बहुत ही कम लोगों को डाउट्स होता है। कुछ को होगा हाँ कि जीएस में मुझे डाउट है, जीएस मेरी अच्छी नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप एफकैट के लेवल की जीएस देखेंगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मोस्ट कॉमनली डाउट्स कहाँ आता है बच्चों का, मैथ्स कहाँ से करनी है और इंग्लिश कहाँ से करनी है। तो देखो, होता क्या है, इंग्लिश जो है आपकी, ये अनप्रिडिक्टेबल है बिल्कुल ही पूरी तरह से। मैं आपकी डेली ईडियम्स की क्लास ले रही हूँ। डेली मैं आपको कितने ईडियम्स करा रही हूँ, 5 ईडियम्स करा रही हूँ डेली बेसिस पे। ठीक है, जब से मैंने एफकैट का बैच शुरू किया है यूट्यूब पर, मैं डेली आपको 5 ईडियम्स करा रही हूँ। मीन्स अगर मैं आपको डेली 5 करा रही हूँ, 20 to 21 क्लासेस हमारी हो गई हैं। अगर 20 भी मानोगे तो मैंने आपको कितने ईडियम्स करा दिए अभी तक, 100। अगर आपने ये 100 ईडियम्स अच्छे से तैयार कर लिए हैं तो क्या श्योरिटी है आपको कि हाँ यही 100 ईडियम्स जो हैं वो आपको एग्ज़ाम के अंदर मिलेंगे? नहीं। ठीक है, अभी हमारी कितनी क्लासेस होंगी, लगभग हमारी 40 क्लासेस और मान लो, 40 to 50 क्लासेस और होंगी, 50 मान लो। किसकी, ईडियम्स की। 5 ईडियम्स डेली तो 250। टोटल हमारे कितने ईडियम्स हो गए इस तरह से, टोटल हमारे हो गए 350। ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 400 ईडियम्स मैंने आपको करा दिए। ठीक है, क्या श्योरिटी है कि आपको एग्ज़ाम में जो 2 से 3 नंबर के ईडियम आते हैं वो इन्हीं से आ जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आपको ईडियम्स इसमें से मिल जाएं, क्योंकि अगर आप 400 ईडियम्स कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है किस चीज़ की, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हाँ आपको इसके अंदर से ईडियम्स मिल जाएंगे 2 to 3 मार्क्स के। लेकिन ऐसा कोई श्योरिटी तो है नहीं कि हाँ आपको ईडियम्स इसी में से मिलेंगे। लेकिन इससे होता क्या है, आप डेली 5 ईडियम्स कर रहे हो, उनको नोट कर रहे हो अपने पास में, उनका रिवीजन कर रहे हो, तो आपको इतना समझ में आ रहा है कि हाँ ईडियम का मतलब हमें किस तरह से निकालना होता है। अगर आपको वो ईडियम्स नहीं मिलेंगे, कोई और ईडियम्स मिलेगा, लेकिन आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बन गई है ईडियम्स के अंदर। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है कि हाँ ईडियम्स आपको किस तरह से हैंडल करने हैं। जब आप यहाँ डेली 5 करोगे, कितने दिन तक कंटिन्यूसली, 2 to 3 मंथ्स तक आप ईडियम्स को कवर करोगे, 2.5 महीने तक लगभग, जितना हमारा टारगेट है 2.5 महीने का है हमारा कोर्स ये, तो 2.5 महीने तक तो आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा ना कि हाँ आपको ईडियम्स किस तरह से एग्ज़ाम के अंदर डील करने हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट चीज़, इंग्लिश में ही बात करेंगे किसकी, एंटोनिम्स की और सिनोनिम्स की। देखो, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कोई ऐसी, ये भी हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसके बारे में, इंग्लिश के बारे में। ठीक है,
पहले हमने इंग्लिश में क्या बात की, ईडियम्स की, तो वो 5 ईडियम्स तो आपको डेली करने ही करने हैं। बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हाँ आपको उसमें से मिल जाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर नहीं मिलते हैं तो क्या है ना, इतने सारे आपने कर लिए हैं 400, तो इतनी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना कि हाँ आपको किस तरह से डील करना है ईडियम्स को, ठीक है, तो ये आप कर पाओगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है, डील करने का मतलब ये ना कि 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं ईडियम्स में, तो आप 2 को एलिमिनेट कर लोगे डायरेक्टली कि ऐसा तो गंदा मीन हो ही नहीं सकता कि हाँ आपसे पूछा है कि कप ऑफ केक, ठीक है, तो कप ऑफ केक का मतलब आपको एक ऑप्शन में दे दिया कि कप जिसके अंदर केक रखा हुआ हो, तो ऐसा गंदा ऑप्शन तो नहीं होगा। 2-3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लोगे, 2 बचे हुए 2 में आप रिस्क ले सकते हो। ये आपकी कंडीशन बिल्ट हो चुकी होगी कब, जब आपने इतने ईडियम्स कवर कर लिए होंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या बात होती है, एंटोनिम्स की और सिनोनिम्स की। देखो, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको 4 दिन में आ जाएंगे, ठीक है। एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि 4 दिन में आपको अच्छे से आ जाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए ना, कंटिन्यूअसली आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्टीन्यूटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके लिए, एंटोनिम्स के लिए, सिनोनिम्स के लिए, ईजिली बोलें तो वोकैब्स के लिए, ठीक है, वोकैब्स के लिए। क्वेश्चन कितने आते हैं, 2 to 3 आते हैं या 3 to 4 आते हैं। ये क्वेश्चन किसका है, आपका एंटोनिम्स का और सिनोनिम्स का। अब ये एक चीज़ बताओ, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की मैंने अभी एक एक क्लास आपकी ली है, जो मोस्टली नंबर मतलब पूछे जाते हैं वोकैब्स के अंदर पॉइंट्स। अभी 2-3 क्लासेस आपकी और होंगी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। उन सभी क्लासेस का PDF भी आपको कहाँ मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ग्रुप में मिल जाएगा, वेकअप एकेडमी पे। नेक्स्ट चीज़ कि वोकैब के लिए आपको कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी कब आएगी, जब आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस कब से कर रहे हो, मिनिमम 6 मंथ से आप कंटिन्यूअसली इंग्लिश के वर्ड्स को कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते हो, आर्टिकल के अंदर जो वर्ड्स आपको इंग्लिश के डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको आप कहीं नोट डाउन करके उनका मीन समझ रहे हो, डेली लैंग्वेज में उसको यूज़ कर रहे हो, यूज़ ना कर रहे हो तो उसका रिविज़न कर रहे हो, तब क्या आता है आपको, तब आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का मतलब समझ में आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। वहीं पर अगर दूसरा पोर्शन देखा जाए तो हमारे इसमें और क्या क्या आता है इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में साथ ही हमारा इस बार पैराजम्बलिंग भी आया था, पैराजम्बलिंग आया था ना इस बार के एग्ज़ाम में, जो हमारा 1/20/22 का हुआ था। मोस्टली चांसेस क्या है कि इस बार के भी एग्ज़ाम में पैराजम्बलिंग आएगा, और पैराजम्बलिंग बहुत ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ किस पर बेस्ड होता है, प्रैक्टिस पर। अगेन आई रिपीट, ये किस पर बेस्ड होता है, प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की, उतनी ज़्यादा ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगी। अब पैराजम्बलिंग के 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 to 4 नहीं तो आप 3 मान लो, 2 से 3 मान लो। साथ ही साथ क्या आते हैं आपको, वर्ड फिलिंग आती है, क्या, सूटेबल प्रीपोजिशन फिल करना, बाई कहाँ फिल होगा, विद कहाँ फिल होगा, टू कहाँ फिल होगा, फॉर कहाँ फिल होगा, ठीक है, ये सब फिल करने को आते हैं। तो ये तो लिमिटेड चीज़ हुई ना कि प्रपोजिशन को फिल करना, कि कौन सी प्रपोजिशन आपको कहाँ पर फिल करनी है, प्रपोजिशन की फिलिंग हो गई, पैराजम्बलिंग हो गई। एक आपका पैरा आता है स्टडी करने को, उससे आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं। वर्ड पे क्वेश्चन आते हैं कि हाँ ये दिया हुआ है, अब 4 ऑप्शन दिया, हार्डेस्ट दे दिया है, हार्ड दिया है, हार्डेड दिया है, आपको कौन सा इसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही वर्ड होगा जो अप्रोप्रिएट लगेगा। तो ये चीज़ें कैसी होती हैं, ये फिक्स होती हैं। कैसे फिक्स होती हैं, इनका लिमिटेड सिलेबस है। मींस प्रपोजिशन में आपकी लिमिटेड प्रपोजिशंस एग्ज़ाम के अंदर आती हैं। बाई का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, विद का यूज़ कैसे करना है, टू, फॉर, अलॉन्ग विद, इन सभी का यूज़ कैसे करना है। तो ये आपके 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, इन्हें आप कवर कर सकते हो ना। पैराजम्बलिंग को आप प्रैक्टिस के थ्रू कवर कर सकते हो ना। अब आप क्या करोगे, दिन का आधे से ज़्यादा टाइम आप क्या दे देते हो, एंटोनिम सिनोनिम को याद करने में, रटने में, ठीक है। और वहीं पर जब एंटोनिम सिनोनिम को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हो, ना आपको पैराजम्बलिंग के लिए टाइम मिलता है, ना आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता है,
ना आपको प्रपोजिशन फिलिंग देखने के लिए टाइम मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको ये लगने लगता है कि हाँ ये चीज़ें तो आसान है, ये तो मैं कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप इधर अपना स्ट्रांगली मार्क्स बना लेते हो, कितने 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कम से कम आपका 10 मार्क्स मान लो, तो कितने मार्क्स हो गए 30 के अंदर? 30 मार्क्स ही आई थी इंग्लिश इस बार, उसमें से 10 आपने कर लिए। एवरी क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स, तो 30 मार्क्स तो आपके ईजिली आप अचीव कर सकते हो। मैं इस केस में बता रही हूँ कि हाँ एंटोनिम सिनोनिम पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इन दैट केस आपको क्या करना है कि आपको पहले पैराजम्बलिंग की प्रैक्टिस करो, प्रपोजिशन की फिलिंग कहाँ कैसे होती है ये देखो, ईडियम्स की क्लासेस आप ले रहे हो, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आपको ईडियम्स किस तरह से टैकल करने एग्ज़ाम के अंदर। साथ ही साथ क्या होता है, जो आपका पैसेज आता है, पैसेज से क्वेश्चंस करने होते हैं। पैसेज से क्वेश्चंस करने, फाइंड आउट करने के लिए आंसर्स आपको क्या चाहिए, अगेन आपको प्रैक्टिस चाहिए। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो ये भी मैं आपको बता रही हूँ। आप फर्स्ट थिंग कि आप एफकैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करिए, एफकैट के पीवाईक्यू से करिए, और साथ ही साथ एसएससी के एग्ज़ाम के पीवाईक्यू से करिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। प्लीज़ एक बार करके देखना, एसएससी के एग्ज़ाम से और एफकैट के एग्ज़ाम से। इससे क्या होगा ना, इससे आप इधर अगर अच्छा स्कोर कर लोगे, ये तो मैंने आपको लमसम 10 मार्क्स बोले हैं, ये आपके कम से कम 15 मार्क्स को कवर करेगा, ठीक है। अगर आप इधर इतना कर लोगे तो आपके 45 टू 50 मार्क्स इधर कितने अच्छे से इंग्लिश के अंदर स्कोर हो जाएंगे। और जब ये सेक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाए, थोड़ा टाइम एंटोनिम को दे दो, थोड़ा टाइम सिनोनिम को दे दो। इन पर अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो तो बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी एडवाइस है। बाकी फिर आपकी चॉइस है आप क्या कर रहे हो। मेरी एडवाइस ये कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको एंटोनिम्स हुआ, सिनोनिम्स हुआ, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है कहाँ से कौन सा एंटोनिम आएगा, कौन सा सिनोनिम आएगा। लेकिन ये क्या है, प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से की है तो कोई चांस ही नहीं है कि आपके ये क्वेश्चन गलत हों, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये मेरा एक ओपिनियन है, आपको कोई बिंडेड नहीं है आपके ऊपर एडवाइस ही कि हाँ आपको फॉलो करना है। दिस इज़ जस्ट एन एडवाइस फॉर यू कि हाँ आपको अगर ऐसा लगता है, अच्छा लगता है तो ठीक है। अगर आप इंग्लिश के अंदर एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये किसके लिए बात हुई, ये हुई उनके लिए जो इंग्लिश के अंदर एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स की बात हुई। अगर वहीं पर आप इंग्लिश में अच्छे हैं, इंग्लिश में गुड इनफ हैं आप, आपके लिए इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, आपको पता है हाँ इंग्लिश के अंदर 30 मार्क्स के आ रहे हैं, तो 23 टू 25 मार्क्स आप अच्छे से अचीव कर लोगे किस में, इंग्लिश के अंदर। तो फिर आपको किस पर ध्यान देना है, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, ठीक है, वीक सब्जेक्ट जो भी हो आपका, इन द सेंस मैथ्स अगर आपको वीक है या जीएस आपकी वीक है, जो भी सब्जेक्ट इसमें से आपका वीक है आप उस पर फोकस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ्स क्या मांगती है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बिना मैथ्स में सच में कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो मैथ्स की, तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। तो इंग्लिश में अगर आप अच्छे हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। आप वो टाइम कहाँ दे सकते हो, वो टाइम आप दे सकते हो मैथ्स की प्रैक्टिस को, और साथ ही साथ जीएस की प्रैक्टिस को। रीजनिंग को आप थोड़ा टाइम दे सकते हो, रीजनिंग को मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग में इतना है कि मैंने जो आपको सीरीज़ प्रोवाइड की है रीजनिंग की, मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर जो जो टॉपिक्स आपके रीजनिंग के आते हैं मैंने वो कवर कर दिए हैं। ब्लड रिलेशन बचा है आपका, और आपका वेन डायग्राम वाला बचा हुआ है एक, और जो छोटे मोटे क्वेश्चंस 1 या 2 आते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, जैसे कि ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आता है, ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्शन वाला कि ए इतनी 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया ईस्ट में, फिर उसने 10 किलोमीटर वेस्ट में अपने राइट में ट्रेवल किया, ऐसे क्वेश्चन। तो ये 1-2 क्वेश्चन आता है इससे, एक क्वेश्चन कभी कभी इससे नहीं आता है तो उस पेपर में आ जाता है किससे, ब्लड रिलेशन से। तो बस इतना आपका बचा हुआ है सिलेबस। और लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आ गया था, ए इस तरह से सिंबल बना हुआ है हैश, बी इक्वल टू सी एंड डी, फिर आपको क्या दिया है, इसका मतलब होता है प्लस करना, इक्वल टू का मतलब है माइनस करना, इसका मीन्स है मल्टीप्लाई करना, तो इसको सॉल्व करो। तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी रीजनिंग की क्लास आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब जैसे कि ये 9 लिखा है, ठीक है,
ये 19 लिखा है और ये 10 लिखा है और ये 16 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 9 हो गया प्लस 19 हो गया माइनस 10 हो गया मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो डोंट थिंक सो कि इसकी रीजनिंग के ऊपर आपको क्लास प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जो रीजनिंग में आप कर सकते हैं। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के अंदर आते हैं वो सभी मैंने कवर कर दिए हैं एफकैट की सीरीज़ में, जो मेरी एफकैट की क्लासेस आ रही हैं। तो अगर कोई डाउट है आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। जो 1-2 टॉपिक रीजनिंग के बचे हुए हैं वो भी हम 2 से 4 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। तो रीजनिंग हमारी क्या हो जाएगी कंप्लीट। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 10 दिन के बीच में एग्ज़ाम से हम क्या करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। कितने मार्क्स का? 25 टू 30 क्वेश्चंस का एक सेट करेंगे। किसका? रीजनिंग का, जिसमें वो क्वेश्चंस होंगे जो मोस्टली एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि रीजनिंग को आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए ये कि हाँ, एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। जितने टॉपिक आपके आ रहे हैं PYQ से आपको ये पता चल जाएगा और वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। आप एक बार उनका वीडियो देख लो कि हाँ, किस तरह से इनको हैंडल करना है, क्वेश्चंस को आप कर लोगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं रीजनिंग में जिनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो रीजनिंग का तो खेल ख़त्म हो गया। बचता क्या है? मैथ्स बचता है और क्या बचता है? GS बचता है। इंग्लिश की बात हमने कर ली कि हाँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो इंग्लिश के एग्ज़ाम में जो आपको मार्क्स दे सकती हैं। कैसे? श्योरली, मतलब श्योर है जहाँ से आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। अब एंटोनिम्स आप पढ़ोगे बेटा, 10 पढ़ लोगे, 20 पढ़ लोगे, 1000 भी पढ़ लोगे, याद कर लोगे। इनको पढ़ने के लिए आपने कितना टाइम अपना दिया होगा, आप ये सोच सकते हैं। और अगर इसमें से कोई नहीं आया तो फिर क्या करोगे? तो इसलिए कोशिश ये करो कि इंग्लिश के अंदर उन टॉपिक्स को आप पहले चूज़ करो जो आपको अच्छे से मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर दे सकते हैं, ठीक है। वहीं इंग्लिश में अगर आप अच्छे हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं 200 प्लस से। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी मैथ्स नहीं अच्छी है, मैथ्स पर आप फोकस कर सकते हैं। GS नहीं अच्छी है तो आप GS पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स ये आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर एवरेज होना है। मैथ्स में भी आपको बिल्कुल अर्थमेटिशियन नहीं बनना है कि हाँ, बहुत अच्छी आपकी मैथ्स होनी चाहिए। बेसिक मैथ होनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हाँ टफ आते हैं तो उनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब बात होगी इंग्लिश की। अब क्या बात करेंगे? मैथ्स की। देखो, मैथ्स में क्या होता है, 18 मार्क्स की मैथ आती है, ठीक है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, 2 मार्क्स बढ़ा करके 20 क्वेश्चन आ गए थे मैथ्स के, इज़ इक्वल टू 60 मार्क्स, ठीक है। 60 मार्क्स हुआ। अब इंग्लिश की, मैथ्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैथ्स में अगर हम 20 को लेकर के चलते हैं कि हाँ 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो, तो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक बच्चा कर लेगा, ठीक है। अगर आपकी मैथ्स बिल्कुल बेसिक है तो भी 10 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर कैसे मिलेंगे जो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। तो मेन लड़ाई किसकी है? बचे हुए 10 क्वेश्चंस की। और ये बचे हुए 10 क्वेश्चंस कैसे होंगे? प्रैक्टिस से होंगे। और इसके लिए प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है? तो अगेन आई रिपीट कि पहले आपको क्या देखने हैं? PYQs देखने हैं। आपको कोई बुक उठा करके उसको रटना नहीं शुरू करना है, उससे कॉन्सेप्ट समझना तुरंत नहीं शुरू कर देना है। पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखना है मैथ का सिलेबस क्या है आपके एफकैट के एग्ज़ाम के लिए। मैथ्स है क्या? कुछ टॉपिक आते हैं आपके, 10-11 टॉपिक आते हैं सिर्फ मैथ्स के अंदर अर्थमेटिक को कवर करते हुए। ट्रेन हो गया, एक क्वेश्चन ट्रेन का कंपलसरी है, आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। बोट एंड स्ट्रीम हो गया, एक क्वेश्चन 101% आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये सब मैं क्यों बता पा रही हूँ? इसलिए क्योंकि मैंने PYQs को देखा हुआ है। अब अगर आपने PYQs देखा है तो मैं ये जो बता रही हूँ ना, इसमें आपको और आ रहा होगा कि हाँ मैम, इससे भी एक क्वेश्चन मिलता है। किससे? मैम आपने वो तो बताया ही नहीं कि परसेंटेज से भी एक क्वेश्चन आएगा। मैम सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी एक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या है मतलब? मीन्स आपने क्या किया हुआ है, PYQs का एनालिसिस किया है कि एग्ज़ाम के अंदर PYQs आते कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उन टॉपिक्स में भी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने कंपलसरी हैं बिल्कुल। तो ये कैसे आएगा? PYQs से आएगा। एक बार आप PYQs को चेकआउट करोगे, उसके बाद सिलेबस देखा, पहले आपने सिलेबस देखा, आपने क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। देन आपने PYQs को चेकआउट किया कि हाँ PYQs
कौन कौन से टॉपिक से हर बार आता है, और साथ ही साथ क्या कि पीवाईक्यूज़ में उन टॉपिक्स का लेवल क्या है, मींस डिफ़िकल्टी लेवल किस क्वेश्चन के अंदर आपको फेस करना पड़ सकता है, इजी लेवल कहाँ पर आएगा। अब जैसे टाइम एंड वर्क की बात करेंगे तो टाइम एंड वर्क का अगर आप देखोगे, आप एसएससी वगैरह की स्टडी करोगे या किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो टाइम एंड लेवल के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मतलब लेवल के क्वेश्चन आते हैं थोड़े। वहीं पर एफकैट के अंदर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है किसका, टाइम एंड वर्क का। तो ये टॉपिक आप समझ गए कि हाँ टाइम एंड वर्क से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको पता है कि हाँ इसको आपको कितना ज़्यादा समझना है, इसको कितना टाइम देना है। वहीं ट्रेन से आप देखोगे तो ट्रेन से फिक्स है, एक ट्रेन इधर से आ रही होगी, एक ट्रेन इधर से आ रही होगी, दोनों कहाँ पर मिलेंगी, एक निकली है 7 बजे, एक निकली है 9 बजे, तो ये किस टाइम समय पे मिलेंगी। अगर ये मेथड नहीं दिया है तो क्या दे दिया है कि एक निकली 7 बजे, एक निकली 9 बजे, ये पहुंची 1 बजे, ये पहुंची मान लो 3 बजे शाम को, ठीक है, और बीच में ये किस जगह पर मिली। नहीं तो दोनों इधर से चली, कब एक दूसरे को काटेंगी, या इसके अंदर बैठा एक पर्सन है, इसको कौन सी ट्रेन कब बाईपास करेगी। तो ये क्वेश्चन और मेथड जो होता है ना फिक्स होता है, और यही क्या बनाते हैं एग्ज़ाम को ईजी बनाते हैं। अगर आपने ये समझ लिया है कि हाँ मैथ्स के क्वेश्चन कौन से पैटर्न पे आ रहे हैं, पैटर्न कौन सा है एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम के पैटर्न के साथ साथ ईजी आ रहा है क्वेश्चन की थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है कि डिफ़िकल्ट लेवल का आ रहा है, तो आपको उस टॉपिक को उतना ही सिर्फ स्टडी करना है। हमें बहुत कुछ नहीं स्टडी करना है। हमें मैथ्स में 20 में 20 पूरे 60 मार्क्स नहीं चाहिए, आ जाएंगे अच्छी बात है, लेकिन मेरा मतलब ये बताने का कि हाँ हमको कोई मैथ्स में बिल्कुल अचीवमेंट नहीं हासिल करनी कि हाँ मैथ्स में हम पूरा करके आ गए। इंग्लिश में हमको एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा था, और इंग्लिश में क्या हुआ 30 में से आया हमको एक भी नहीं, 10 हमने कर दिए, वो भी 10 गलत हो गए, तो माइनस और हो गए इसमें से 10, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी। इसके लिए क्या होगा ना, एवरेज नॉलेज होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का। 2 से 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको आ रहे हों हर एक टॉपिक के अंदर, मीन्स जीएस के अंदर भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्टी देंगे, सेम एज़ मैथ्स एंड सेम एज़ फॉर रीजनिंग एंड इंग्लिश ऑल्सो। तो आपको क्या देखना है, कहाँ गई स्लाइड, हाँ ये वाला रहा। तो आपको क्या देखना है, पहले आपको सिलेबस चेकआउट करना है मैथ्स का, देन आपको पीवाईक्यूज़ देखने कौन से टॉपिक से इजी आ रहा है, कौन से टॉपिक से टफ आ रहा है। आफ्टर दैट आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो मैथ्स के लिए जो आपको समझने में अच्छी हो। अब ऐसे देखो आर.एस. अग्रवाल भी अच्छी है, उसके अलावा बहुत सारी बुक्स हैं, सब अच्छी होती हैं। मेन क्या है, पैटर्न आपको किसका समझने में ईजी लग रहा है, आपको हेल्प कौन सा टॉपिक कर रहा है, किस बुक से आपको समझने में अच्छा लग रहा है। मीन्स अगर मान लो मुझे किसी और बुक से मैथ समझ में आ रही है, आपको उससे नहीं पल्ले पड़ रही है, आपको आर.एस. अग्रवाल अच्छी लग रही है, तो दैट इज़ योर चॉइस। आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं जो आपको पढ़ने में क्या बनाए, टॉपिक्स को ईजी बनाए। ये मैथ्स की बात हो गई। लास्ट फॉर जीएस। अब देखो जीएस के लिए क्या करना है, अगेन आई रिपीट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू चेक आउट द पीवाईक्यूज़ ऑफ एफकैट एग्ज़ाम, कि मैम हर चीज़ में पीवाईक्यूज़ लेकर के आ रही हैं। पीवाईक्यूज़ लाना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को समझ लो। जीएस के लिए क्या है, सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज़ चेकआउट करने हैं कि हाँ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। मीन्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको सीरियस लेवल की इसमें रिक्वायर नहीं होती है। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको इसके अंदर कितने 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आए जीएस के। अब इसमें 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का आ रहा है, एक पॉलिटी का आ गया, एक ज्योग्राफी का आ गया। अब इन 4 क्वेश्चन के लिए पता चला बेटा पढ़ने बैठ गए किसका, सीडीएस का पैटर्न, पूरी हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी शुरू कर दी और पूरी पॉलिटी रट डाली। तो ऐसा नहीं करना है। ये आप तब समझ पाओगे जब आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज़ करोगे। आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। मीन्स हिस्ट्री में अगर आप पीवाईक्यूज़ देखोगे, अगर कुछ किसी ने देखे होंगे, बहुत से बच्चों ने देखे होंगे ऑलरेडी, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो समझ लो। अगर आप पीवाईक्यूज़ देखोगे एफकैट के एग्ज़ाम में हिस्ट्री के, तो आपसे क्या पूछता है, कौन सी डायनेस्टी की शुरुआत किसने की, फर्स्ट रूलर कौन था किस डायनेस्टी का, लास्ट रूलर कौन था किस डायनेस्टी का, ठीक है। अगर आप देखोगे एग्ज़ाम का पैटर्न पीवाईक्यूज़ के थ्रू, तो आपको हिस्ट्री में क्या पूछेगा, एक तो डायनेस्टी कौन सी थी, किसका, किसी डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन है, लास्ट रूलर कौन है,
निकनेम्स क्या है, किंग के कौन से किंग को क्या कह के बुलाते हैं, ठीक है, जैसे मुअज्जम किसका नाम है, ठीक है, बाबर का और नाम क्या था, दैट इज़ ये क्वेश्चन आपके आते हैं किसके, हिस्ट्री के अंदर। और कौन सी जगह किसने बनवाई, मीन्स ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, लाल किला किसने बनाया था, दिल्ली सिटी की स्थापना किसने की थी, फाउंडर कौन था, आगरा का फाउंडर कौन था। समझ रहे हो ना क्वेश्चन का टाइप की, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन। डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर, लास्ट रूलर, दिल्ली किसने बसाई, आगरा किसने बसाया, ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया, फतेहपुर सीकरी किस वजह पे बनवाया गया, इन किंग का निकनेम क्या था, मुअज्जम किस किंग का नाम था। दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन आस्क्ड इन एफकैट एग्जाम इन हिस्ट्री। ज्योग्राफी की बात करोगे, ऐसे ही 2-4 बेसिक टॉपिक ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। क्या, ब्लैक ओशन, ब्लैक कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, आइसलैंड कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, फ्रोज़न कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एक एफकैट के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। रेड सी कहाँ पर है, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन किसको किसको डिवाइड करती है। ऐसे क्वेश्चंस किस में आते हैं, ज्योग्राफी में आते हैं। पॉलिटी में क्या आएगा, बेसिक से आपसे आर्टिकल पूछे जाएंगे, कौन से, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से आर्टिकल में है, अनटचेबिलिटी का प्रोविज़न किस आर्टिकल में है, अबॉलिशन किस आर्टिकल में है, या फिर पार्लियामेंट का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट कहाँ का हेड होता है। बेसिक से क्वेश्चंस, तो इसकी चिंता मत करना। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, जो भी बेसिक से क्वेश्चंस का टॉपिक है ना, इनको हम कवर करेंगे बहुत जल्दी ही। साथ ही स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस हमने कहाँ कवर कर लिए हैं, अपने वीडियोस में, वेकअप एकेडमी के चैनल पे ही वो सभी वीडियोस हमने कवर कर लिए हैं। करंट अफेयर्स आएगी, उसको हम पढ़ेंगे भी। तो ये आपका सिलेबस है किसका, जीएस का। पता कैसे चलेगा आपको, जब आप करोगे क्या, पीवाईक्यूज़। तो जीएस के लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज़ आपको चेकआउट करने हैं। पीवाईक्यूज़ करने के बाद, देखने के बाद आपको एक लिस्ट बनानी है कि हाँ कौन कौन से टॉपिक आते हैं। कंट्री कैपिटल, कैपिटल से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। यूएन का हेड क्वार्टर कहाँ है, यूएनसीएफ का हेड क्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, डब्ल्यूटीओ कहाँ पर है। दीज बेसिक क्वेश्चंस, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन हाई कोर्ट जज इन इंडिया, ये सभी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। फर्स्ट पर्सन जिसने कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, फर्स्ट मेल कौन था जिसने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया, फीमेल कौन थी। तो ये क्वेश्चंस आपको आते हैं। कहाँ से मिलेंगे ये सभी क्वेश्चंस, लूसेंट से मिलेंगे। और कोई बुक आपको नहीं देखनी है इसके लिए, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट आपके लिए मोर देन इनफ है जीएस के केस में। तो ये आपको कहाँ से कवर करने हैं, लूसेंट से। तो बेसिक बात क्या है ना, जीएस के लिए आपको पहले पीवाईक्यूज़ चेक करो आप एक बार, उससे आपको पता चलेंगे टॉपिक कौन कौन से आने हैं। उन टॉपिक्स में जो आते ही आते हैं टॉपिक्स कुछ, उनकी एक लिस्ट बना लो, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें कंप्लीट करना शुरू करो, रिविज़न शुरू करो। कोई दिक्कत आए, आप मेरे चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, और भी वीडियोस अभी आएंगी। बहुत से जीएस के टॉपिक्स हमने अपने चैनल पे कवर कर लिए हैं। बचा क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हुई हैं 1-2 चीज़ों की, वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे मैथ्स को। तो इसमें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से स्टडी करो। सबसे पहले पीवाईक्यूज़ करके, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, सबसे पहले आप पीवाईक्यूज़ देख करके एक आइडिया ले लो, जनरल सा बेसिक आइडिया ले लो कि हाँ कौन कौन से टॉपिक से आपको कितना कितना कवर अप करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम को समझने में कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे तो सच बता रहे हैं, मतलब बहुत दिक्कत आ जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ को फाइंड आउट करो। साथ ही साथ अगर कोई भी दिक्कत है तो आप, वेकअप एकेडमी का चैनल है, आप वहाँ पर रिलेटेड वीडियोस के लिंक पड़े हुए हैं, जो भी आपको वीडियो देखना हो आपको हर एक वीडियो का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, जितनी मेरी क्लासेस हैं। उसके अलावा वेकअप एकेडमी का ग्रुप भी है टेलीग्राम पर, उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके अलावा कोई बात नहीं, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ पीवाईक्यूज़, अगेन आई रिपीट, बहुत ज़रूरी है करना।
तो ये कुछ वो क्वेश्चंस थे जो मोस्टली स्टूडेंट्स के मैसेजेस में मुझे कहाँ आ रहे हैं, वीडियोस के अंदर कमेंट्स में मोस्टली मुझे यही क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम जीएस कहाँ से कवर करें, मैम ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ें, मैम इंग्लिश के लिए क्या इतना इनफ है जितना आपने बताया है ईडियम्स में, या फिर कहीं और से भी करना पड़ेगा, मैथ्स कैसे करें। तो मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है जो मेरे अकॉर्डिंग एकदम राइट अप्रोच है फॉलो करने के लिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कुछ और पैटर्न है, देखो मेन अगेन आई रिपीट कि क्या होता है ना कि हर एक सब्जेक्ट हर एक पर्सन का अच्छा नहीं होता है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, आप मैथ्स को टाइम दो, आप जीएस को टाइम दो, इंग्लिश को भी बहुत ज़्यादा टाइम मत दो। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, इंग्लिश ख़राब है, तो आप मैथ्स को भी बहुत ज़्यादा टाइम मत दो, इंग्लिश को टाइम दो, जीएस को टाइम दो। जीएस बहुत अच्छी है तो फिर आप इंग्लिश और मैथ्स को थोड़ा थोड़ा टाइम दो। 1 घंटा आप डेली मैथ्स लगाओ, 1 घंटा आप इंग्लिश को सॉल्व करो, उसके अलावा 1 घंटे में आप क्या करो, थोड़ा सा रिविज़न कर लो। 3 आवर्स पर डे का बहुत अच्छा है आपके एग्ज़ाम के लिए। पूरा दिन 10 घंटे नहीं पढ़ना बैठ के, 3-4 घंटे अगर आप एफकैट की स्टडी कर रहे हो पर डे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बट एक राइट अप्रोच के साथ में। अप्रोच आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं तो आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे ना, उसका बेनिफिट कुछ भी नहीं निकलेगा एग्ज़ाम के अंदर। जब एग्ज़ाम दे कर के आओगे तो फिर कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा उसका। तो एक राइट अप्रोच के साथ में आपको 3 to 4 आवर्स पर डे स्टडी करना है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको श्योरली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम किसके साथ में, इंग्लिश के रूल्स के साथ में, और कुछ ऐसे रूल्स को डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश के एग्ज़ाम में एफकैट में आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं इंग्लिश के रूल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एंटोनिम की क्लास और करेंगे, एक सिनोनिम की क्लास करेंगे, रीजनिंग में जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे, जीएस हमारी चल रही है, और फिर शुरू कर देंगे क्या, मैथ्स को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।